प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। सूर्य जो निरंतर लाखों करोड़ों वर्षों से हमें निरंतर ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और अनेक प्रकार की ऊर्जा हमें प्रदान कर रहा है, उसका क्या कारण है। ऐसा कौन सा वहाँ पर कारक है जो इस ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। देखिए, हमने आपको पीछे बताया नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया में कैसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उच्च ताप, दाब और ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और कैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस पर हम पीछे आपको बता चुके हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इतनी ऊर्जा सूर्य से अगर हम तक प्राप्त हो रही है तो क्या ये कारण नाभिक विखंडन का कारण हो सकता है वहाँ पर, या वहाँ पर नाभिकीय संलयन की कोई क्रिया हो रही है। तो इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है निरंतर ऊर्जा हम तक पहुंचा रहा है। तो जब कोई भी पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसका द्रव्यमान, आप पीछे समझ चुके हैं, द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या सूर्य का द्रव्यमान घट रहा है ना? लेकिन इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो केवल द्रव्यमान से ही उत्पन्न होगी। जब द्रव्यमान में क्षय होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उसमें भी क्या हो रहा, कहीं ना कहीं द्रव्यमान क्षति हो रही है और उसके फलस्वरूप जो है ऊर्जा मुक्त हो रही है, नाभिकीय संलयन के रूप में कहीं या नाभिकीय विखंडन के रूप में कहीं। क्योंकि देखिए, जो सूर्य है, जो सन है हमारा, वो क्या होता है, उसका 90% जो भाग होता है, 90% जो भाग होता है सूर्य का, वो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस या उससे रिलेटेड जितने भी उसके समस्थानिक हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी यौगिक हैं हाइड्रोजन के और हीलियम के, उसके रूप में जो है हमारा सूर्य क्या होता है, बना हुआ होता है। एक बात, 10% भाग अन्य जो हल्के तत्व होते हैं, जैसे हीलियम के बाद लिथियम होगा, बोरान होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, आदि आदि जितने भी हल्के तत्व हैं, इनसे मिलकर के वो बना हुआ था। यानी 90% हाइड्रोजन और हीलियम के समस्थानिक या उनसे रिलेटेड जितने भी यौगिक हैं उनसे, और 10% जो भाग होता है अन्य हल्के तत्व, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या सल्फर है, फास्फोरस है, ये हल्के जो नाभिक हैं उनसे ये मिलकर के बना हुआ। अब देखिए, ये वैज्ञानिक अध्ययनों पे ये देखा गया कि सूर्य के जो बाहर का आवरण है, सूर्य का जो बाहर का आवरण है, बाहरी जो स्ट्रक्चर है, उसका टेम्परेचर 6900 केल्विन यानी 6900 केल्विन उसका ताप होता है। और उसके अंदर का जो भाग होता है, इंटरनली जो उसका टेम्परेचर होता है, वो 2 × 10⁻⁷ केल्विन होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसी टेम्परेचर के कारण देखिए, इतने उच्च ताप और दाब पर वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ पर तत्व होते हैं, जो वहाँ पर हाइड्रोजन के रूप में या हीलियम के रूप में या हल्के तत्वों के रूप में जो वहाँ पर तत्व होते हैं, इतने उच्च ताप और दाब होने के कारण उनसे क्या हो जाते हैं, उनके बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सब जानते हैं, किसी भी परमाणु का नाभिकीय, किसी भी परमाणु की जो संरचना होती है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है लगातार घूमते रहते हैं। तो इतना उच्च ताप, उच्च दाब होने के कारण सूर्य पे इन तत्वों से वो बाहर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और ये तत्व क्या हो जाएंगे, आयनित अवस्था में आ जाएंगे, आयनन की पोजीशन में ये आ जाएंगे। ठीक है ना? मेरी बात को समझ रहे होंगे कि भाई सूर्य जो हल्के तत्वों से मिल करके बना हुआ है और फिर सूर्य में इतना ज़्यादा ताप है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है,
तो जो बाहर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, उन तत्वों के परमाणु के बाहर की कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो ये जो आयन होते हैं जब परस्पर जो है एक दूसरे से संयोग करते हैं, क्योंकि उच्च ताप और दाब है, तो ये जब आयन आपस में संयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाएगी। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के कारण ऊर्जा मुक्त होती। आपने देखा पीछे कि 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हो रही थी एक संलयन से। अब वहाँ पर तो लाखों करोड़ों और पता नहीं कितने ही वहाँ पर जो है हल्के नाभिक के रूप में जो है वहाँ पर तत्व हैं या परमाणु हैं, तो उनमें लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक है। और जब वो तत्व जो है नाभिकीय संलयन होकर के द्रव्यमान क्षति होगी तो उतनी द्रव्यमान जो है बाहर वातावरण की जो गैसें हैं वो वहाँ पर उसी हिसाब से जुड़ती रहती। और इस प्रकार से सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो बना रहता है, और साथ साथ में उसमें डिके भी होता रहता है, क्षति भी होती रहती है। साथ साथ में सूर्य का जो आवरण है गैसीय फॉर्म में वो जो है बन जाता है। ठीक है। तो ये तो था सूर्य की द्रव्यमान क्षति के कारण किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है, एक बात। अब बाद में रिसर्च में ये पाया गया कि कैसे जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य में होती है। इसके लिए सबसे पहले 1939 में अमेरिकन वैज्ञानिक हुए, वे थे, तो उन्होंने ये कहा कि सूर्य के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिकों के रूप में गैसों का एक सघन आवरण होता है, और वहाँ पर उच्च ताप और दाब की प्रक्रिया होने के कारण वहाँ पर कुछ एक प्रकार के एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत जो है एक क्रिया होती है, और इसमें जो है ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके कारण जो है सूर्य की ऊर्जा का बना रहना होता है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये कार्बन कार्बन साइकिल, और एक होती है प्रोटॉन प्रोटॉन की साइकिल। तो ये तो बाद की रिसर्च है, ये तो बाद में आई, लेकिन पहले वेथे के हिसाब से उसने कहा कि कार्बन कार्बन साइकिल में लगातार हाइड्रोजन के जो नाभिक है उनका दूसरे हल्के नाभिकों में कन्वर्ट होना संलयन के प्रकार से, संलयन होने से, और लगातार देखिए ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, ये लगातार ऊर्जा जो है निकलती रहेगी। और इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर ऐसे भी इस सभी को हम जो शॉर्टकट में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गए कार्बन कार्बन साइकिल। ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, देखिए बाद के रिसर्च में ये पाया कि कार्बन कार्बन साइकिल की अपेक्षा सूर्य में प्रोटॉन प्रोटॉन जो साइकिल के तहत जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती वो ज़्यादा, इसकी संभावना वहाँ पर ज़्यादा व्यक्त की गई। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये था आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और ये कार्बन कार्बन साइकिल। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। और आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए 1H1 प्लस 6C12 इज इक्वल टू 7N13 प्लस गामा, गामा यानी ऊर्जा के रूप में निकल रहा। तो कोई यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा होगा, आपको बताना, ये पूरा कीजिए आप। तो ऐसा ही परीक्षा में आता है, तो इनको आप याद करेंगे। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में आपकी थ्योरी, और आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब हम नई यूनिट में आपसे मिलते हैं, और वो है हमारा अर्धचालक। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।